मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है तलाक की लकीर। तलाक की बात आज पूरी तरह तय हो चुकी थी। प्रातः ही दोनों बच्चों को नैनीताल के स्कूल में भेज देना है। वह दोनों खूब खुश हैं कि प्रातः ही नैनीताल जा रहे हैं, जहां उनके इतने सारे मित्र पहले ही चले गए हैं। उन बेचारों को क्या पता है कि उन्हें नैनीताल भेजने के निर्णय के साथ ही उनके माता पिता भी अलग हो रहे हैं। उनका यह घर हमेशा के लिए छूट रहा है। इस समय सुमन भी ऊपर के कमरे में नहीं है। वह शायद नीचे कहीं अपना कुछ सामान ठीक कर रही होगी। सब सोच विचार कर ही हम दोनों ने यह फैसला किया है। दोनों बच्चे नैनीताल में पढ़ेंगे और खर्च मैं भेजता रहूँगा। छुट्टियों में वे आधा समय मेरे पास रहेंगे और आधा समय माँ के पास। हम दोनों प्रातः ही घर छोड़ देंगे। मैं तो चला जाऊंगा नगर में एक मित्र के घर पेइंग गेस्ट की तरह, और पत्नी चली जाएगी अपने स्कूल में क्वार्टर में, जहां वह साथ ही हॉस्टल मैट्रन का कार्य संभाल सके। पत्नी को भी मैं अधिक सहायता देने का इच्छुक था, पर उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती। वैसे मैट्रन एवं अध्यापिका के नाते उसे इतना वेतन मिल जाता है जो उसके लिए काफ़ी है। आज की रात इस छत के नीचे हमारे परिवार की अंतिम रात थी। मैं इस घर को रख सकता था, पर इसके साथ विवाहित जीवन के 11 वर्षों की इतनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं कि इसे छोड़ देने का निर्णय करना होगा। हम पति पत्नी दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और न ही भावुकतावश अलग होने का निर्णय किया है। तलाक की बात पहले भी एक दो बार उठी। हम दोनों ने इन पहलुओं पर विचार किया। एक ही टूटे हुए शीशे में मुंह देखते रहने की बजाय टुकड़ों में सूरत देखते रहना कम कष्टदायक है। पर वर्षों के साथ की बात याद करके हम अलग होने का साहस नहीं कर पाए। इस बार हमने पहले ही तय कर लिया था कि भावुकता के वश में होकर नहीं विचारेंगे। जब ऐसी बातें उठेंगी, यही सोचेंगे कि वह दिन कितने अच्छे थे, पर अब नहीं निभती है तो ज़बरदस्ती किसी मुर्दे को घसीटने से क्या लाभ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे, लेकिन जिस तरह आईना पुराना होने पर धुंधला सा हो जाता है, उसी तरह शादी के 11 वर्षों ने हमारे प्रेम के आईने को धुंधला कर दिया था। पहले कभी 2-4 महीने में आपस में झगड़ा हो जाता था तो एक दूसरे से रूठ कर दोनों ही खाना छोड़ देते थे, लेकिन कभी हमारे झगड़ों से रात खराब नहीं होती थी। रात को हम अलग अलग तरफ मुंह करके लेटते और अंत में मुझे या सुमन को हार मानकर एक दूसरे के पास आ जाना पड़ता। लड़ाई के बाद यह संधि का हर क्षण इतना मज़ेदार होता था कि कभी कभी उसका आनंद लेने के लिए सुमन से झगड़ा मोल लेने का जी चाहता था। लेकिन फिर झगड़े जल्दी जल्दी होने लगे। कभी मैंने साग सब्जी में नमक ज़्यादा होने पर सुमन को जली कटी सुना दी, तो कभी सुमन ने बाजार से कोई चीज़ खरीद कर ना लाने पर मुझे आड़े हाथों लिया। जब से 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, सुमन उनकी देखभाल मुझसे ज़्यादा करने लगी थी। कुछ दिन तो मैं यह सोचकर चुप रहा कि छोटे बच्चे हैं, उनको माँ की देखभाल की पूरी पूरी आवश्यकता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे, तब सुमन के प्रेम में वह पहले जैसी बात नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा सुमन का वह पहला प्रेम बनावटी था। शायद शादी उसने मुझसे सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही की थी, या फिर मेरा उसका प्रेम गृहस्थी का बोझ संभाल नहीं सका था। कारण कुछ भी हो, आज हमने फैसला कर लिया है कि अलग अलग हो जाने में ही हमारी भलाई है। ऐसा लगता है अगर हम ज़्यादा दिनों साथ रहे तो किसी दिन हमारा कोई भी मामूली झगड़ा बढ़कर बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगा, और उसी वक्त हमें मनमुटाव के कारण शत्रुओं की तरह एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इससे कहीं अच्छा है कि हम दोस्तों की तरह राजी खुशी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं कमरे में बैठा सोच रहा हूँ और अंधेरा बढ़ रहा। मैंने बत्ती जलाने का प्रयत्न भी नहीं किया, लेकिन यह घर है कि अपनी बातें बंद नहीं करता। इसकी दीवारें ज़ोरदार शब्दों में बोलती तो मैं उतने ही ज़ोरदार शब्दों में उत्तर देता, पर इसकी दीवारें तो केवल धीमे स्वरों में फुसफुसाती हैं। मेरा मन कहता है कि घर तो केवल बेजान ईंटों
और लकड़ी का एक भवन है, पर तब भी मकान खामोश नहीं होता। मैं उठकर चहलकदमी आरंभ कर देता हूँ, शायद फुसफुसाहट बंद हो जाए, पर कमरे में मेरा और पत्नी सुमन की हंसी का स्वर गूंजता है, वैसा ही जैसे हमारे जुड़वा बच्चे होने पर, उसका नाम सोचते सोचते हंस पड़ने पर गूंजता था। मैं लपक कर दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। यहाँ चारपाई पर नन्हे बच्चों की हंसी का स्वर गूंज रहा है। उधर मुड़ता हूँ तो मेरी कुर्सी, जिस पर बैठकर ना जाने मैंने पुस्तकों द्वारा किन किन नगरों की सैर की है, कैसे कैसे पत्रों के दुख सुख में हिस्सा बटाया है, यह क्या बेवकूफ़ी है। मेरा मन मुझको समझाता है, यह केवल एक घर है, बेजान ईंटों और लकड़ी का घर। यह कोई स्मृतियों का संग्रहालय नहीं, लेकिन घर भी मानो तो खिड़कियाँ मुझे यूं देखती हैं मानो घर को आंखें हों, मेरी बेवफाई को ग्लानि एवं क्रोध से देख रही हैं। फूलों की सुगंध से कमरा महक उठता है, पर देखता हूँ अपने नित्य के स्थान पर फूलों के गमले में मुरझाए हुए फूल झूल रहे हैं। इस कमरे में बैठकर न जाने कितने गीत गुनगुनाए हैं, कभी बच्चों को बहलाने के लिए, कभी मेरी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। क्या उसका संगीत इन दीवारों का रंग बदल कर उसके नीचे बंद किया जा सकता है? घर का क्या दोष, हम चारों की प्रतिदिन की बातें, एक दूसरे को प्यार क्रोध, एक साथ सुख और एक साथ तय की हुई मंजिलों की छाप, उनकी प्रतिध्वनि ही तो दोहरा रही हैं ये दीवारें। स्मृतियाँ चारों ओर से घिरी जा रही हैं। जब विवाह के पश्चात हमने यह घर किराए पर लिया था, तो अगले दिन हम दोनों पति पत्नी इसके हर कोने में आलिंगनबद्ध होकर कमरे की दीवारों को अपना साथी बनाया था। इसी घर में दो छोटे छोटे बच्चों का प्रथम रुदन सुना था, उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। इसी घर की ओर हर सांझ लौटते समय मेरे रुके कदमों में तेजी आ जाती थी। भावुकता में आकर मैं घर के हर कमरे में घूम आया और चारों ओर से घिरी आती स्मृतियों को भगाने के लिए मैंने सामने का द्वार खोला। मन में यही बात थी कि रात्रि की नीरवता इन दीवारों की प्रतिध्वनि को भी शांत कर देगी, पर मैं इसमें असफल रहा, क्योंकि द्वार पर पहुंचते ही सुमन ने साफ सुथरे द्वार पर एक ऐसी लकीर खींच दी थी और शरारत भरी नज़रों से कहा था, इस घर में आज से सुमन का राज है। यह दरवाजे से पता लग जाना चाहिए। और हर बार रंग करवाने के पश्चात सुमन उस लकीर को भी ताज़ा कर देती थी। मैं बाहर निकल आया, लेकिन सामने ही कमबख्त वह झाड़ी थी जिसकी ओट में बैठकर हम चांदनी रातों में चांद निकलने की प्रतीक्षा में घास पर बैठे रहते थे। मैं आगे बढ़ गया। उधर शायद ऐसी कोई स्मृति न हो, पर एक ठंडी हवा के झोंके ने फौरन याद दिला दिया कि पहले पहल जब हम दोनों उधर गए थे और ठंडा झोंका आया तो सुमन मुझसे लिपट गई थी, यह कहकर कि मैं तो कोट पहनकर भी नहीं आई, इतनी ठंड होगी इधर, यह पता न था। मैंने हंसकर कहा, अगर कोट होता तो मेरे साथ कौन लिपटता? और वह लजाकर और भी सिमट कर पास आ गई थी। मैं अंधेरे में आगे बढ़ गया, हरी घास पर होता हुआ पत्थरों की ओर, जहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर तारों की झिलमिलाहट आँख मिचौली का खेल खेल रही थी। मैं चुपचाप खड़ा हो गया और तब मैंने उसे देखा। वह वहाँ अपने प्रिय पत्थर पर बैठी हुई थी, चुपचाप शांत। उसने आने की आहट भी नहीं सुनी थी। मुझे संदेह हुआ कि शायद वह अंधेरे का ही खेल है या मुझे कोई बैठा हुआ लग रहा है, पर इतने में बादल कुछ छूट गए, पर पूरे नहीं। उनमें से छन कर आते प्रकाश में उसका शरीर कुछ कुछ दिखने लगा। उसके सुनहरे बालों पर चांदनी की लहरें खेलने लगीं। मैं तो समझ गया था कि वह अंदर अपना सामान ठीक कर रही होगी, पर याद आया कि सब कमरों में तो मैं घूम आया था, पर वह वहाँ कहीं नहीं थी। मैं कुछ बोला नहीं और न ही लौट पाया। मैं धीरे से आगे बढ़ गया और उसके पास बैठते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। क्या इन दीवारों की प्रतिध्वनि ने मुझे इस ओर भेजा था? हम दोनों चुप बैठे रहे और मैं सोचता रहा कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने हम दोनों को सुनसान रात्रि में यहाँ एक स्थान पर भेज दिया। उसने बताया, मुझे रुलाई आ रही थी,
मेरा गला घुटा जा रहा था और मैं सोच रही थी कि प्रातः हम अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी राहों पर चल देंगे। फिर जीवन में कभी मिलन हो या नहीं, अगर न मिले तो मैं यह तुम्हें कब कह पाऊंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। चुप रहो, मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं रहेगी? सच कहते हो तुम? कहकर वह मेरे पास आ गई, पर तभी उसे कुछ याद आया। बोली, कितनी ठंड है बाहर और तुमने कोट भी नहीं पहना। मैं बोला, अगर कोट पहनता तो तुम्हारे इतने पास ना आता। और हम दोनों ठठाकर हंस पड़े। इतने में दोनों उठे और हाथ में हाथ थामे दौड़ पड़े घर की ओर। सबसे पहले उन सब कागज़ों को फाड़ने जिन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सुबह ही हम दोनों के वकीलों को आना था। पर रास्ते में दरवाज़ा पड़ गया और सुमन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया और दरवाजे पर खींची हुई लकीर को अपने नाखूनों से और भी गहरा कर दिया। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।